जब देश संक्रमण काल से गुजर रहा था, तब एक संक्रांति अपने पैर जमा रही थी। संक्रांति का एक मतलब ट्रांजिशन भी होता है, बदलाव। साल 2020-21 में एक बहुत बड़े टेक्नोलॉजिकल फेरबदल की नींव रखी जा रही थी। इस फेरबदल को संक्रांति कहा जाए या क्रांति कहा जाए, इस पर विद्वानों में मतभेद है। लेकिन सभी विद्वान एक बात पर सहमत हैं कि ये टेक्नोलॉजी हम मनुष्यों को, हमारे देश, समाज और दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। बात हो रही है उस टेक्नोलॉजी की जिसका नाम है 5G, और इसी से जुड़ा एक बड़ा कीवर्ड है 5G स्पेक्ट्रम। अब ये नाम धुन तो बरसों से सुनाई दे रही है, लेकिन इसे लेकर क्लैरिटी की काफ़ी कमी है। इसलिए इस 5G वीडियो सीरीज में हम इसे अच्छे से, तबीयत से समझने की कोशिश करेंगे। और 5G सीरीज के पार्ट 1 में हम मोबाइल कम्युनिकेशंस की बुनियाद मजबूत करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें हमें समझ में आए। कुछ शब्द हैं जिन्हें आप अखबार और समाचार में सुनते रहते हैं, लेकिन उनका मतलब अब तक नहीं समझ पाए हैं, और समझेंगे भी कैसे, हमें कभी पढ़ाया ही नहीं गया। इसलिए इस वीडियो में हम वो ज़रूरी चैप्टर कवर करेंगे जिसे अपन लोग स्कूल में नहीं पढ़ पाए। इस वीडियो को खत्म करने के बाद आप 5G स्पेक्ट्रम और मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी तमाम बातें आसानी से काफ़ी डिटेल में समझ जाएंगे। इसके बाद तमाम हेयर कटिंग सैलूनों, चाय की दुकानों, भजन कीर्तनों एवं सब्जी के ठेलों पर होने वाली प्राइम टाइम बहसों में आपको 5G एक्सपर्ट के तौर पर याद किया जाएगा। इस बड़े दावे के साथ शुरू करते हैं ये क्लास, जिसमें मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बेसिक्स समझे जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद मनुष्यों ने इलेक्ट्रॉनिक्स में खूब तरक्की हासिल की। इसी तरक्की का एक नतीजा निकला टेली कम्युनिकेशन, यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से बहुत दूर दूर तक संवाद किया जा सकता था, लंबी दूरी तक डेटा ट्रांसफर किया जा सकता था। डेटा यानी जानकारी। हम मनुष्य अपने सेंसेस, इंद्रियों की मदद से जानकारी इकट्ठी करते हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा इत्यादि, और इन्हीं की मदद से आपस में जानकारी शेयर भी करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के पास हमारे जैसी प्राकृतिक शक्तियां नहीं हैं। इसलिए इन उपकरणों से संवाद हेतु जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक डेटा में तब्दील किया जाता है। जैसे कि मेरी आवाज या मेरा दृश्य आपके लिए या किसी भी मनुष्य के लिए एक सेंसरी डेटा है। आपकी आंख और कान तक कुछ तरंगें पहुंच रही हैं, जिन्हें प्रोसेस करने के बाद आपका दिमाग मेरा चित्र बना रहा है और मेरी आवाज सुन पा रहा है। लेकिन हमारे बीच जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगे हैं वो सेंसरी डेटा नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसफर करते हैं। आगे इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक डेटा को डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि मेरी आवाज को, जो कि एक सेंसरी डेटा है, उसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डेटा में तब्दील किया जा रहा है। फिर ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा कई मील का सफर तय करके आपके मोबाइल या लैपटॉप तक पहुंचा। उसके बाद इसे वापस सेंसरी डेटा में तब्दील किया गया और ये सेंसरी डेटा आपके कान में घुसा। इस तरह आपको मीलों दूर मेरी आवाज सुनाई दी। इस तरह के कम्युनिकेशन यानी संवाद में लगे सभी तरह के उपकरण और टेक्नोलॉजी को टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अगर आप मेरी उम्र के हैं या मुझसे पहले पैदा हुए हैं तो आपने टेलीफोन्स का जमाना देखा होगा। संभ्रांत लोगों के घरों में या दफ्तरों में पहली बार टेलीफोन्स आए, जिनकी मदद से लोग मीलों दूर किसी से बात कर सकते थे, जिनसे किसी सुख या दुख का समाचार बहुत तेजी से लोगों तक पहुंचाया गया। जिन लोगों के घरों में टेलीफोन नहीं थे वो पास मौजूद टेलीफोन बूथ में जाते थे और कुछ पैसे देकर वहां लगा टेलीफोन इस्तेमाल करते थे। लेकिन टेलीफोन की एक बाध्यता थी, वो हमेशा किसी एक ठिकाने पर बंधा रहता था, उसे लेकर कहीं जा नहीं सकते थे। इसलिए इस जड़ व्यवस्था को मुक्ति देने का काम किया गया। अंग्रेजी का एक शब्द है मूव, यानी चलना फिरना, हिलना डुलना। इसी शब्द से मोबाइल निकल कर आता है, यानी जो चलायमान हो। इसलिए गाड़ियों, वाहनों को ऑटोमोबाइल कहते हैं, और एक ऐसा फोन जिसे दूसरी जगह मूव किया जा सकता है उसको कहते हैं मोबाइल फोन। अब सवाल यह है कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। टेलीफोन्स का तो थोड़ा बहुत समझ में आता है। चाची, ऐसा है कि जमीन के नीचे बेहतरीन बड़ी बड़ी टेलीफोन लाइंस धसी होती हैं, उसमें तारों के गुच्छे होते हैं। इन्हीं तारों की मदद से अपना इलेक्ट्रॉनिक डेटा सब जगह चला जाता है। लेकिन एग्जैक्टली कैसे, और हमारी इस आवाज को या दूसरे सेंसरी डेटा को इलेक्ट्रॉनिक डेटा से ट्रांसफर कैसे किया जाता है। यह प्रोसेस एनकोडिंग और डिकोडिंग पर आधारित है। एनकोडिंग करना यानी किसी जानकारी को एक कोड में तब्दील कर देना, और डिकोडिंग करना यानी किसी कोड से दोबारा जानकारी हासिल कर लेना। जब आप एक तरफ से फोन में बोलते हैं तब फोन का एक सेंसर उस आवाज को रिकॉर्ड करके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में तब्दील कर देता है। इस कोडेड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को तारों के जरिए मीलों दूर भेजा जाता है और तारों से होते हुए ये सिग्नल दूसरे फोन में पहुंच जाता है।
उस फोन में इस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को डिकोड किया जाता है और ये सिग्नल फोन के स्पीकर की मदद से लगभग वही आवाज निकाल लेता है जो हजारों मील दूर रिकॉर्ड करके भेजी गई है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजने के लिए पहले तो कॉपर, एल्यूमिनियम इत्यादि की वायर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजना बड़ी ही बलाय का काम है। इसके मुकाबले लाइट से सिग्नल भेजना आसान मालूम हुआ और यहां से कॉपर वायर की जगह फाइबर ऑप्टिक्स ने ले ली। इलेक्ट्रिसिटी और लाइट में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इन दोनों का फर्क समझ लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, विद्युत धारा, करंट, वोल्टेज जो चाहे कह लीजिए। ये बिजली का बहाव मेटल यानी धातु की बनी चीजों में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की मदद से संभव हो पाता है। और लाइट होती है रोशनी, प्रकाश। इसके लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसे एक सीमा में रखने के लिए फाइबर केबल का इस्तेमाल किया जाता है। लाइट इस फाइबर केबल से बाहर नहीं जा पाती। इस केबल के जरिए लाइट सिग्नल भेजने को फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी कहते हैं। आपके मोबाइल नेटवर्क से लेकर इंटरनेट तक सभी दूरभाष सुविधाएं इसी फाइबर केबल की बदौलत चल रही हैं। समुद्र और भूभाग की गहराइयों में लाखों करोड़ों किलोमीटर की फाइबर केबल गाड़ दी गई है, तब जाकर इस दुनिया में एफर्टलेसली डेटा ट्रांसफर मुमकिन हुआ है। ये फाइबर केबल आधुनिक टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट की नहर नालियां हैं। इन्हीं से बहुत तेज स्पीड से बहते हुए सारा डेटा दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में जाता है। अब आप कहेंगे चलो यार, ये वाला डेटा ट्रांसफर तो समझ में आता है कि जमीन के नीचे तार, फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह गड़ा हुआ है, उसकी मदद से डेटा ट्रेवल कर रहा है। लेकिन हवा से कैसे डेटा ट्रांसफर होता है? मतलब ये कैसे है कि ये मोबाइल किसी भी तार वगैरह से नहीं जुड़ा हुआ है, फिर भी इससे डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है? ये मुमकिन हो पाता है कुछ खास तरंगों से, जिनका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंग। आपको वेव यानी तरंग तो मालूम है, तालाब में कंकड़ गिराने के बाद उसमें तरंग उत्पन्न होते हुए हम सब ने देखी है। ठीक उसी तरह हमारे आसपास बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर हमें दिखाई नहीं देती। ऐसा है कि हमारे आसपास की ये दुनिया एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तालाब यानी विद्युत और चुंबकीय शक्तियों वाले तालाब में डूबी हुई है। लेकिन जैसे मछलियों को पानी दिखाई नहीं देता, हम मनुष्यों को इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का आभास नहीं होता और हमें ज्ञान नहीं होता उन अधिकतर तरंगों का जो इस तालाब में उत्पन्न होती हैं। हम मनुष्य अपनी आंखों से इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से कुछ खास तरंगों को पकड़ पाते हैं, जिन्हें विजिबल लाइट कहा जाता है। आप जो रोशनी देख रहे हैं, अलग अलग रंग देख रहे हैं, वो सब अलग अलग प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक जैसी नहीं होती, ये अलग अलग टाइप की होती हैं। इसलिए हमें अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, क्योंकि हर रंग की अपनी यूनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। 5G स्पेक्ट्रम को समझने से पहले हमें वेव यानी तरंग के बारे में एक और जरूरी बात जाननी होगी। आइडियल तरंग एक रिपीटेटिव पैटर्न होती है, उसमें एक चढ़ाव होता है, एक उतार होता है और यही पैटर्न बार बार रिपीट होता है। तो दो अगल बगल के चढ़ावों या दो आजू बाजू की उतारों के बीच की जो दूरी होती है उसको वेवलेंथ कहते हैं। अब हर तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लगभग एक फिक्स स्पीड से ट्रेवल करती है। स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, इनकी स्पीड लगभग फिक्स ही है। लेकिन वेवलेंथ से तरंग का एक और गुण निकल कर आता है, जिसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी से यह पता चलता है कि कोई तरंग एक सेकंड में कितनी बार रिपीट हो रही है। वेव रिपीटिशंस, दोहरावों से भरा एक पैटर्न है। तो फ्रीक्वेंसी से यह पता चलता है कि कोई वेव कितने फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रही है एक सेकंड के अंदर। फ्रीक्वेंसी को नापने के लिए जिस यूनिट का इस्तेमाल होता है उसका नाम है हर्ट्ज। हर्ट्ज मतलब रिपीटिशंस पर सेकंड। इससे हमें यह पता चलता है कि एक सेकंड के अंतराल में वेव कितनी बार रिपीट हो रही है। उदाहरण के लिए अगर एक सेकंड में 4 बार वेव रिपीट हो रही है तो फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज मानी जाएगी, और एक सेकंड में 14 बार रिपीट हो रही है तो फ्रीक्वेंसी 14 हर्ट्ज मानी जाएगी। ध्यान से देखिए कि वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी, और जिस तरंग की वेवलेंथ कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी विपरीत होते हैं एक दूसरे के, और ये किसी भी वेव की बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। इन्हीं से तय होता है कि उस वेव का नेचर क्या होगा। आप जो इंद्रधनुष में और अपने जीवन में अलग अलग रंग देखते हैं वो क्या है? वो अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की तरंगें हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि हमारे आसपास सिर्फ यही रंग नहीं है जो हमें दिखाई देते हैं। हमारे आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक बहुत बड़ा झुंड है अलग अलग फ्रीक्वेंसीज का, और हमारी आंखें कुछ चुनिंदा फ्रीक्वेंसीज ही देख पाती हैं। अलग अलग फ्रीक्वेंसी की तरंगों को पढ़ने के लिए उसे एक विशाल वर्ण व्यवस्था में फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बांट दिया गया है, और इस विशाल वर्ण व्यवस्था को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है।
और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो छोटा सा हिस्सा जिसे मनुष्यों की आंखें देख सकती हैं, उसे विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। विजिबल रेंज से कम फ्रीक्वेंसी वाली तरंगों को इंफ्रारेड वेव्स कहते हैं। इन्हीं इंफ्रारेड वेव्स की तरंगों को नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पकड़ता है। और इंफ्रारेड से भी कम फ्रीक्वेंसी वाली होती हैं माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। इन्हीं रेडियो वेव्स की बदौलत हवा से होते हुए मोबाइल डेटा आपके फोन में आता है। इन्हीं रेडियो वेव्स के सहारे सैटेलाइट टीवी चलती है और इन्हीं के सहारे रेडियो सेट और तमाम वायरलेस उपकरण चलते हैं। डेटा को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की तरह रेडियो सिग्नल में भी कोड और डिकोड किया जा सकता है। अब सोचिए कि आपके मोबाइल फोन में वॉइस या दूसरा डेटा कैसे आता है। चाची, मान लीजिए कि गुड्डन नाम की एक लड़की है जो अमेरिका से आपसे बात कर रही है, तो उसकी आवाज अमेरिका से आपके फोन तक कैसे आ रही है? पहले तो गुड्डन का फोन उसकी आवाज को रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है, फिर ये रेडियो सिग्नल हवा से होते हुए गुड्डन के पास मौजूद मोबाइल टावर में जाएगा। फिर टावर का एंटीना ये सिग्नल पकड़कर उसे दूसरे तरह के लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करेगा ताकि ये सिग्नल फाइबर ऑप्टिक्स केबल में भेजा जा सके। फिर यही सिग्नल अपना स्वरूप बदलकर जमीन और समुद्र के भीतर दबी हजारों मील लंबी फाइबर केबल से भारत आएगा। भारत में ये फाइबर केबल आपके शहर, गांव, गली या मोहल्ले में लगे सबसे नजदीकी टावर तक जुड़ी हुई है। डेटा टावर के ऊपर चढ़कर दोबारा रेडियो सिग्नल में तब्दील होगा और टावर में लगा एक एंटीना इस रेडियो सिग्नल को हवा से आपके फोन की तरफ फेंकेगा। चाची, तब जाकर आपका फोन इस रेडियो सिग्नल को पकड़कर उसे दोबारा कन्वर्ट करेगा और ये सिग्नल फोन के स्पीकर को गुड्डन की आवाज निकालने पर विवश कर देगा। ऐसे काम करता है मोबाइल नेटवर्क या कोई भी दूसरा वायरलेस नेटवर्क। ये कहने को तो वायरलेस है, लेकिन इसकी जड़ में, इसकी कोर में लाखों करोड़ों किलोमीटर लंबी फाइबर केबल धसी हुई है जो काफी उलझी होकर भी सुलझी हुई है। लेकिन फाइबर केबल हर किसी के मोबाइल से तो नहीं बंधी हुई है, ये बस आपके मोबाइल टावरों से जुड़ी होती है। ये मोबाइल टावर रेडियो तरंगों की मदद से आपके फोन से जुड़े रहते हैं। अब कहने को तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स विशाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा है, लेकिन ये इतना बड़ा हिस्सा है कि खुद ही अपने आप में एक स्पेक्ट्रम है। इसलिए इन रेडियो वेव्स के समूह को रेडियो स्पेक्ट्रम कहा जाता है। वैसे स्पेक्ट्रम का मतलब होता है वर्णक्रम। वर्ण वर्ण की भांति भांति की चीजों के व्यवस्थित समूह को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो छोटी फ्रीक्वेंसीज हैं उनके व्यवस्थित समूह को रेडियो स्पेक्ट्रम कहा जाता है। आसानी से समझने के लिए आप अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को अलग अलग रास्तों की तरह इमेजिन कीजिए। पूरा रेडियो स्पेक्ट्रम इन्हीं अदृश्य फ्रीक्वेंसियों यानी सड़कों का बड़ा सा कलेक्शन है। इन्हीं रास्तों पर सरपट दौड़ता हुआ सारा डेटा हमारे मोबाइल फोन्स तक आता है। अब चाची, रास्ते और वाहन खूब सारे हैं, इसलिए रेडियो स्पेक्ट्रम नामक इस सड़कों के समूह को हमने अलग अलग गुटों में बांट दिया है। जैसे कुछ सड़कें होती हैं जिन पर सिर्फ बड़े वाहनों के चलने की अनुमति होती है, कुछ सड़कों पर सिर्फ दुपहिया वाहनों की इजाजत होती है, और कुछ रास्ते तो ऐसे भी रिजर्व रखे जाते हैं जहां सिर्फ साइकिल से और पैदल चलने की अनुमति होती है। इसी तरह रेडियो स्पेक्ट्रम में कुछ फ्रीक्वेंसीज को टीवी के लिए रिजर्व रखा गया है, कुछ को एंटीना वाले रेडियो सेट के लिए सुरक्षित रखा है और कुछ को मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए रखा गया है। अब आप पूछेंगे कि ये सब किसने रखा है, तो जवाब है आपके देश की सरकार ने। ये तो प्राकृतिक संसाधन है ना, इन पे किसी की बपौती तो है नहीं है, तो जो किसी का नहीं होता है वो सरकार का होता है। तमाम जमीन, जंगल और जलाशय सरकार के कब्जे में है। इसी तरह इन अदृश्य फ्रीक्वेंसीज पे भी सरकार अपना शासन चलाती है। आपको एक सीक्रेट बात बताता हूँ, इस स्पेक्ट्रम की कुछ फ्रीक्वेंसीज सरकार सिर्फ अपने लिए रखती है और इन फ्रीक्वेंसीज पर मिलिट्री, मौसम विभाग, खगोल विज्ञान और अन्य गोपनीय डेटा ट्रांसफर होता है। लेकिन फिर भी अधिकतर फ्रीक्वेंसीज खाली ही रहती हैं, इसलिए सरकार इन्हें दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए दे देती है, बदले में लेती है पैसा। हमारे जो सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं और रेडियो स्टेशंस हैं, वो सब क्या हैं? वो सब अलग अलग फ्रीक्वेंसी नुमा रास्ते हैं जिन पर कोई भी प्रसारणकर्ता अपना डेटा भेजता है। उदाहरण के लिए रेडियो मिर्ची वाले अधिकतर शहरों में 98.3 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर अपने कार्यक्रमों को प्रसारित करते हैं। इसी तरह टीवी के स्टार प्लस, सेट मैक्स और तमाम चैनल कुछ निर्धारित फ्रीक्वेंसीज पर ही अपना डेटा भेज सकते हैं। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये प्रसारण की फ्रीक्वेंसी फिक्स क्यों कर रखी है? देखिए, रेडियो स्पेक्ट्रम तो सबके लिए खुला है, कोई भी बनाओ अपना डिवाइस और प्रसारित कर दो डेटा। लेकिन कोई भी किसी भी फ्रीक्वेंसी पे अपना डेटा भेजने लगा तो भसड़ मच जाएगी।
पता चला सूर्यवंशम देखने के लिए 94 नंबर पे सेट मैक्स लगाया है और सामने स्टार प्लस पे शकलाका बूम बूम आ रहा है। तो जैसे गाड़ियों के चलने के लिए रास्ते होते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था होती है, इसी तरह इन रेडियो तरंगों के आवागमन हेतु एक व्यवस्था बनाई गई है। ये काम हर देश की सरकार करती है। सरकार में इसी काम के लिए एक मंत्रालय है जिसका नाम है संचार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। यही मंत्रालय तय करता है कि रेडियो स्पेक्ट्रम की कौन सी सड़क पर कौन अपने डेटा की गाड़ियां दौड़ाएगा। जरूरी कामों के लिए फ्रीक्वेंसी रिजर्व रखने के बाद सरकार प्राइवेट और अन्य एजेंसियों के लिए इस वायु मार्ग यानी इस स्पेक्ट्रम की नीलामी कर देती हैं। रेडियो वाले हिस्से की भी नीलामी होती है, टीवी वाले हिस्से की भी नीलामी होती है और मोबाइल फोन वाले हिस्सों की भी नीलामी होती है। चूंकि हर नई मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कुछ खास फ्रीक्वेंसी पर चलने के लिए बनाई जाती है, इसलिए किसी भी नई मोबाइल टेक्नोलॉजी के मार्केट में आने से पहले उन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज के लिए सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है और सरकार उस नई मोबाइल टेक्नोलॉजी के लॉन्च होने से पहले उस स्पेक्ट्रम के हिस्से की नीलामी करती है। स्पेक्ट्रम में जो फ्रीक्वेंसीज जिस टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल होती हैं, उस हिस्से का नाम उसी स्पेक्ट्रम के ऊपर पड़ जाता है। उदाहरण के लिए 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, 4G स्पेक्ट्रम और अब लेटेस्ट 5G स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम कुछ नहीं, फ्रीक्वेंसी के वो अधिकृत रास्ते हैं जिन पर अलग अलग कंपनियों का डेटा ट्रांसफर किया जाता है। इस इंफोग्राफ में देखिए किस टेक्नोलॉजी के लिए स्पेक्ट्रम का कौन सा हिस्सा यूज किया जाता है। 2G, 3G और 4G के लिए कम फ्रीक्वेंसी की तरंगें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन 5G के लिए इनके साथ साथ इनसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की तरंगों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इनमें से कुछ जियो खरीदेगी, कुछ एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और कुछ बाकी कंपनियां खरीदेंगी। 5G में ये नए रास्ते जोड़े जाएंगे जिनसे डेटा ट्रेवल कर सकता है और यही 5G को लेकर एक बड़े विवाद की जड़ भी है। इन हाई फ्रीक्वेंसीज को प्रकृति और मनुष्यों के लिए खतरा बताया जा रहा है, लेकिन इसका सच क्या है इसे हम डिटेल में आखिरी पार्ट में समझेंगे। अभी हम 5G टेक्नोलॉजी के बेसिक्स पर लौटते हैं। सिर्फ फ्रीक्वेंसी भर बदल देने से नई टेक्नोलॉजी नहीं बन जाती है, हर जी में काफी कुछ बदलना पड़ता है। 2G, 3G, 4G और 5G में जी लगा है। जी का मतलब है जनरेशन, पीढ़ी। जब भी मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव होता है तब उसे नई जनरेशन की शुरुआत माना जाता है। संक्षेप में अब तक की मोबाइल कम्युनिकेशन जनरेशंस का इतिहास समझ लेते हैं। जब से मोबाइल मार्केट में आए हैं तब से लगभग हर 10 साल में ये जनरेशन बदल जाती है। 80 के दशक में पहली बार लोगों ने अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा। इसे पहली जनरेशन कहा जा सकता है, 1G। लेकिन इसकी क्षमता बहुत सीमित थी। ये एनालॉग सिग्नल्स पर चलने वाले डिवाइस थे और दुनिया डिजिटल डेटा की तरफ बढ़ रही थी। एनालॉग के मुकाबले डिजिटल डेटा से ज्यादा किफायती ढंग से डेटा भेजा जा सकता है। इस डिजिटाइजेशन के चलते 90 के दशक में ऐसे फोन आए जो ज्यादा डेटा हैंडल कर सकते थे और इनका साइज भी काफी कॉम्पैक्ट था। इनसे कॉल करने के साथ साथ टेक्स्ट मैसेजिंग भी किफायती हो गई। इन्हें सेकेंड जनरेशन या 2G मोबाइल फोन्स का ठप्पा मिला। हमारी स्मृति में सबसे पहला फोन यही है। पापा के पास मोटरोला का फोन था इतना सा और उसमें BSNL की सिम लगी थी। वो 2G फोन था। आगे चलकर 2G टेक्नोलॉजी में एक और सुधार हुआ। इसका नाम था जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, GPRS। इसकी मदद से एक बड़े डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर भेजा जा सकता था। इन टुकड़ों को डेटा पैकेट्स कहा जाता है। इन डेटा पैकेट्स के चलते वायरलेस डेटा ट्रांसफर की स्पीड कई गुना बढ़ गई। इसी GPRS युक्त 2G फोन से पहली बार इंटरनेट और मोबाइल की दोस्ती हुई। इसे 2.5G कहा गया। 2000 का दशक आते आते इंटरनेट अपने पैर पसारने लगता है। तभी एप्पल पहला आईफोन लॉन्च करती है। आईफोन से आज के युग के स्मार्टफोन्स की शुरुआत होती है। मोबाइल इंटरनेट की स्पीड थोड़ी और बढ़ाई जाती है। कुछ और फ्रीक्वेंसी बैंड्स को डेटा ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल किया गया और मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक नया स्वरूप हासिल करती है जिसे हमने 3G के नाम से जाना। यहीं से स्मार्टफोन्स ने स्मार्टनेस हासिल की। जिस मुहिम को आईफोन ने शुरू किया था उसे बजट वाले एंड्रॉइड फोन्स ने मध्यम वर्ग तक पहुंचाया। तब पहली बार मेरे जैसे स्कूल जाने वाले लौंडे अपने हाथों से इंटरनेट चला रहे थे। हमको याद है तब हमने पहली बार गैंग्स ऑफ वासेपुर डाउनलोड की थी और इतने खुश हुए थे कि अरे बताओ 2-2.5 घंटे की फिल्म 1.5 घंटे में डाउनलोड हो जा रही है, और क्या चाहिए। लेकिन फिर वो एक दिन में ही पूरा डेटा खत्म हो गया था। तब डेटा बहुत सीमित हुआ करता था और बहुत महंगा हुआ करता था। फिर 2010 के दशक में इंडिया में 4G की एंट्री होती है।
हमने देखा कि इससे स्पीड बढ़ने के साथ साथ सस्ते दाम पर कई गुना ज्यादा डेटा मिलने लगा। हमने देखा कि कैसे फ्री डेटा और कॉलिंग के लालच में लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों ने 4G स्मार्टफोन्स खरीदे और लगभग हर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का व्यक्ति इंटरनेट यूज करने लग गया। हमने नहीं सोचा था कि 40-50 साल के हमारे पेरेंट्स कभी एक टच स्क्रीन फोन चलाएंगे, क्या इन्हें सोशल मीडिया की लत भी पड़ सकती है। हमने नहीं सोचा था कि गांव में कंचा, क्रिकेट, छुपम छुपाई खेलने वाली जनरेशन दिन रात बैठकर पबजी खेलेगी और इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर उंगलियां सरकाएगी। लेकिन ये सब हुआ और काफी तेजी से हुआ। 4G ने सब बदल कर रख दिया। और सिर्फ यही नहीं बदला, हम जैसे लोग अच्छी खासी नौकरियां छोड़कर यूट्यूब पर ज्ञान पेल रहे हैं, ये भी 4G की बदौलत ही है। अब 5G हमारी दहलीज पर खड़ा है। ये 5G क्या बदलने वाला है? एक लाइन में किसी को बताना हो तो 5G 4G के मुकाबले कई गुना ज्यादा इंटरनेट स्पीड देगा। लेकिन इसका असर इस एक लाइन तक महदूद नहीं है। थोड़ा और टेक्निकली बात करनी हो तो 5G हाई बैंडविड्थ और लो लेटेंसी वाला इंटरनेट देगा। अब ये क्या होता है? इसके लिए हमें आखिरी दो चीजें समझनी होंगी इंटरनेट से जुड़ी, बैंडविड्थ और लेटेंसी। ये किसी भी कनेक्शन की दो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी हैं जिससे इंटरनेट की गुणवत्ता तय होती है। सबसे पहले बैंडविड्थ समझते हैं। किसी कनेक्शन से जो अधिकतम डेटा ट्रांसफर करने की क्षमता होती है उसे बैंडविड्थ कहते हैं। इसे सड़कों और गाड़ियों वाले उदाहरण से समझना हो तो इमेजिन कीजिए कि इंटरनेट का डेटा सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों जैसा है। अगर सड़क पतली है और गाड़ियां ज्यादा हैं तो डेटा मुश्किल से ट्रांसफर हो पाएगा। लेकिन सड़कें चौड़ी होने के साथ साथ कई लेन वाली हों तो गाड़ियां आसानी से निकल जाएंगी। इंटरनेट की दुनिया में इसी कई लेन वाली चौड़ी सड़क को हाई बैंडविड्थ कहा जाता है। लेकिन बैंडविड्थ सिर्फ उस नेटवर्क की क्षमता दर्शाता है, वो एक्चुअल स्पीड नहीं होती। अक्सर आपकी इंटरनेट स्पीड आपकी बैंडविड्थ से कम ही होती है। पता चला आपके नेटवर्क प्रोवाइडर ने बताया कि आपका 100 Mbps वाला कनेक्शन है, लेकिन जब चलाया तो स्पीड आ रही है 5 Mbps। तो यहाँ ये 100 Mbps आपकी बैंडविड्थ होती है और 5 Mbps एक्चुअल स्पीड होती है। सड़कों से ज्यादा गाड़ियां आ सकती हैं का मतलब ये नहीं होता है कि सभी सड़क से गाड़ियों को आने दिया जाएगा। चलिए इंटरनेट की क्वालिटी तय करने वाले दूसरे फैक्टर को समझते हैं जिसे लेटेंसी कहा जाता है। जब आप इंटरनेट यूज करते हैं तो दो काम हरदम हो रहे होते हैं। आपके डिवाइस से कुछ डेटा कहीं जाता है और उसमें काफी सारा डेटा कहीं से आता है। अगर आप यूट्यूब चला रहे हैं और यूट्यूब का डेटा अमेरिका के किसी सर्वर में रखा हुआ है, सर्वर डेटाओं से भरा गोदाम होता है, तो वीडियो पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल से पहले उस सर्वर को रिक्वेस्ट जाएगी, फिर वहां से डेटा आपके मोबाइल तक भेजा जाएगा। मोबाइल से रिक्वेस्ट निकलने और वहां से डेटा मोबाइल तक पहुंचने के बीच का जो टाइम होता है उसको लेटेंसी कहते हैं। और ये टाइम जितना कम हो, लेटेंसी जितनी कम हो, इंटरनेट उतना अच्छा चलता है। आपको नानी के घर जाना है और वहां से लौट कर भी आना है। अब सड़क कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी 4 लेन सड़कें हो, लेकिन अगर आप फटफटिया स्कूटर से जा रहे हैं तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा जाने और आने में, और आप फरारी लेकर जा रहे हैं तो आपको कम टाइम लगेगा जाने और आने में। आसान भाषा में नानी के घर जाने और वहां से लौट कर आने की जो अवधि है उसे ही लेटेंसी कहते हैं। तो चाची, ऐसा है कि बैंडविड्थ जितनी ज्यादा होगी और लेटेंसी जितनी कम होगी, इंटरनेट उतना बढ़िया चलेगा। 5G में बैंडविड्थ को कई गुना बढ़ा दिया जाएगा और लेटेंसी को कई गुना घटा दिया जाएगा। इससे ऐसी चीजें मुमकिन होंगी जो अब तक हम फिल्मों में देखते आए हैं, कल्पना में सुनते आए हैं। इससे हमारे आसपास की दुनिया एक बार फिर बदलने वाली है, हमेशा के लिए। तो क्या बदल जाएगा और कैसे बदल जाएगा, ये जानने के लिए देखिए 5G के अगले एपिसोड्स, जिनमें हम 5G के फ्यूचर, उसके पीछे छुपी टेक्नोलॉजी और उसके संभावित खतरों पर डिटेल में बात करेंगे। पड़ोस में एक ताऊ भाई जी ले आया एक ऊंट, हो ले आया एक ऊंट।